Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब लोग? सर अच्छे। अच्छे। घर में सब अच्छे हैं? तबीयत वगैरह सबकी बढ़िया? यस सर। यस सर। यस सर। और स्टडीज कैसी चल रही है? सर आपकी कृपा से अच्छी चल रही है। अरे हमारी कृपा कहाँ, भगवान की कृपा भाई। हमारी कृपा कहाँ? पढ़ाई आप तो ही हमारे भगवान हो भी तो। पढ़ाई तो बेटा एक तो बड़ों के आशीर्वाद से और एक अपनी मेहनत, बाकी तो क्या है। अगर हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और आप लोग वहाँ घर पे मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर कोई मजे वाली बात ही नहीं है, फिर कहाँ से पढ़ाई होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अच्छा, कल एक बात बता दूँ, 11th की जो क्लास टीचर हैं प्रिया मैम, उन्होंने 11th के स्टूडेंट्स को कल सेंड कर दिया है मैसेज कि वो अपनी एग्ज़ाम शीट्स और होमवर्क सबमिट कराएं स्कूल के अंदर। तो ज़्यादा वेट मत करना, आप लोगों के पास भी मैसेज आने वाला है। जो भी आपकी क्लास टीचर हैं रजनी शुक्ला मैम है, तो बहुत जल्दी वो भी आप लोगों को मैसेज करेंगी। तो अगर किसी बच्चे का होमवर्क पेंडिंग है या किसी बच्चे ने टेस्ट कॉपीज़ अब तक फाइलिंग नहीं की है तो बेटा उनको फाइलिंग कर लेना। और जो जेन्युइन टेस्ट कॉपी है ना वही रखना, क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। बता रहा हूँ मैं, ऐसी बेवकूफ़ी कोई मत कर देना कि एग्ज़ाम में तो कुछ और लिखा था और फिर बाद में नई आंसर शीट तुमने डेवलप कर ली और उसकी फाइलिंग करके स्कूल में दे गए। ऐसे काम में इन्वॉल्व मत होना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। पहले भी आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने बताया था कि अंडर दिस मेथड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द लास्ट 4 to 5 ईयर्स। 7 ईयर्स भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स के भी प्रॉफिट्स गिवन हो सकते हैं। और फिर क्वेश्चन में हमें डिमांड की जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द given years in the question we have to calculate the value of goodwill on the basis of average profits। ठीक है ना? तो एवरेजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने हमें प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन हैं उनको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, लॉसेस माइनस होंगे और प्रॉफिट्स ऐड होंगे, क्योंकि दोनों सेम टर्म नहीं है। प्रॉफिट्स ऐड होंगे और लॉसेस माइनस होंगे। उनको ऐड ऑन करने के बाद हम उनको डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के आपको वो प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है। मान लो 7 ईयर्स के गिवन है तो 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को ऐड ऑन करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years of purchase। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाला है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हम क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है? इतना हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको रीजन बताया था कि व्हाई एवरेज प्रॉफिट्स आर यूज्ड, व्हाई एवरेज प्रॉफिट इज यूज्ड इन द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी कल की क्लास के अंदर। यस और नो? यस। जो कल की क्लास में प्रेजेंट थे वो मना नहीं कर सकते, जो एब्सेंट थे उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो कुछ कहने का हक ही नहीं रखते हैं जो कल की क्लास में एब्सेंट थे। अब मैंने कल कहा था कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है किसी ईयर के अंदर, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था बिजनेस के अंदर, अगर किसी ईयर में बिजनेस के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था तो मुझे बताओ एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या रेकरिंग बेसिस पे होते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नहीं सर, ये तो कभी कभी होते हैं। यस और नो? यस सर। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हैं वो क्या रेकरिंग बेसिस पे होते हैं? आंसर इज नो। एबनॉर्मल प्रॉफिट लाइक जैसे हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या एवरी ईयर हमारी फिक्स्ड एसेट सेल होती है?
नहीं सर, फिक्स असेट्स तो बिजनेस में हम परचेज करते हैं फॉर यूजिंग देम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर द रीसेल पर्पज। तो जब भी हमारी कोई फिक्स असेट हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती है और उस फिक्स असेट को हम सेल आउट करने जाते हैं, तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें उस फिक्स असेट के ऊपर प्रॉफिट्स हो जाएं। पहली बात तो फिक्स असेट रेगुलर बेसिस के ऊपर सेल आउट ही नहीं करते, और दूसरी बात अगर सेल आउट करने गए तो वहां पर प्रॉफिट्स होने के चांसेस कम होते हैं, बल्कि लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि लॉस भी होंगे तो वो भी हमारे एबनॉर्मल लॉस ही हैं, वो नॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो बिजनेस ऑपरेशंस में जो हम बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है, उन ऑपरेशंस को करने से जो हमें लॉसेज होते हैं उनको बोलते हैं बिजनेस लॉसेज या नॉर्मल बिजनेस लॉसेज। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या है? एबनॉर्मल लॉसेज। लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, ये चीजें क्या हैं? ये एबनॉर्मल लॉसेज हैं। ये बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसे लॉसेज हमें नहीं होते हैं। तो अगर किसी ईयर के प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, और क्योंकि इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को रिमूव करेंगे, इस एबनॉर्मल प्रॉफिट के इफेक्ट को हम रिमूव करेंगे, तो माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेज इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल लॉसेज इंक्लूडेड है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर में से हम एबनॉर्मल लॉसेज ऐड ऑन करेंगे, यानी एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट को हम हटाएंगे, तो हमारा उस साल का नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। इसी तरह से अगर प्रॉफिट्स के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जुड़ी हुई हैं या नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस अगर हमारे जुड़े हुए हैं, अगर प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सर, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्या वो बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली इनकम है, या हमने कोई आइडल मनी किसी और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, उससे होने वाली इनकम है वो? सर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो हमने मान लो किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं या डिबेंचर्स परचेज किए हैं या बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट कराई है, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो वहां से जो हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कोई बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली इनकम नहीं है। और यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म की गुडविल वैल्यूएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम केवल बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट्स को ही कंसिडर करेंगे। यस और नो? यस। तो जो नॉन बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले इनकम्स हैं उनके इफेक्ट को हम रिमूव करेंगे। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट, किसी साल के अगर नेट प्रॉफिट के अंदर कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है तो उसको रिमूव करेंगे, माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। बोलो, ये चीजें समझ में आ गई? यस। तो बेटा एक बार पेज नंबर 3.7 ओपन करो बुक का, और उसके टॉप पे ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लो। कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, फटाफट पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया? यस।
अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है बुक के अंदर, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। आपको परचेज दे रखे हैं 3 इयर्स ऑफ परचेज, 3 years of purchase of the average profit of the last 5 years. The profit of the last 5 years were 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एंड 2017-18 के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। 14 के दे रखे हैं 4 लाख रुपीज, 15 के दे रखे हैं आपको 5 लाख रुपीज, नेक्स्ट ईयर के आपको लॉस दे रखा है 60,000 रुपीज का, उसके बाद 1,50,000 इन दिस ईयर एंड लास्ट ईयर में आपको दे रखे हैं 2,50,000 रुपीज। ये 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे आपको क्वेश्चन में बोल रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 1 जनवरी 16 को एक फायर अकर हुई ऑर्गेनाइजेशन में और 3 लाख रुपीज के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए। ऑन 1 जनवरी 2016 फायर अकर हुई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोडाउन के अंदर और 3 लाख रुपीस के हमारे गुड्स रखे हुए थे गोडाउन में, वो जल के राख हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 70,000 रुपीस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिला। तो पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कौन से ईयर में ये काम हुआ। 1 जनवरी 16 कौन से ईयर को बिलोंग करता है? इस फाइनेंशियल ईयर को 2015-16 को बिलोंग करता है। यस सर। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल इनकम्स हुए या जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुई, पहले तो करेक्ट फाइनेंशियल ईयर आपको देखना पड़ेगा कौन से ईयर में हुए हैं वो। तो ये 15-16 में हुए हैं क्योंकि 1 जनवरी 2016 15-16 फाइनेंशियल ईयर में ये डेट आती है। इस ईयर के अंदर 3 लाख रुपीस के आपके लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हुए, लेकिन 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। तो हमें कितना लॉस उठाना पड़ा? 2,30,000 का ही तो लॉस उठाना पड़ा हमें भाई। 70,000 तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है ना हमें, तो हमें एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2,30,000। ये बेटा 11th क्लास में जर्नल चैप्टर आता है, वहां सिखाया जाता है ये। बोलो कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को यहाँ पर? नो सर। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। During the year ended 31st March 18, the firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000. फर्म ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको कोई टैक्स रिफंड मिलेगा। अब सर टैक्स रिफंड क्या होता है? बेटा हर साल ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। अब ये तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर? फर्म ने जो रिटर्न फाइल की, फर्म ने अपनी जो भी फर्म को इनकम होती है, फर्म ने जो रिटर्न फाइल की, फर्म को एक्सपेक्टेड नहीं थे कि उसको कोई टैक्स रिफंड मिलेगा। यानी जितना उन्होंने अपनी बिजनेस ऑपरेशंस में प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर जो भी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे हो गया, फर्म को लग रहा था कि हमें कोई उसका रिफंड ऑफ टैक्स नहीं मिलेगा। यानी हमने कोई एक्सेसिव टैक्स पे नहीं कर दिया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमें उसको वापस करेगी। जैसे मान लो कहीं हमें पेमेंट करना हो 10,000 का, हमने कर दिया 15,000 का पेमेंट, तो 5,000 का रिफंड आएगा ना हमारे पास, क्योंकि हमने 5,000 इन एक्सेस पे कर दिया। यस सर। तो ऐसे ही जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। तो अगर टैक्स डिडक्शन एट योर्स, दैट इज TDS, अगर वो ज्यादा कट गया है आपका इनकम से, जितनी आपकी ड्यूरिंग द ईयर इनकम है उससे अगर ज्यादा टैक्स डिपॉजिट हो गया है गवर्नमेंट के पास, तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट हमें रिफंड दे देती है एक्सेसिव टैक्स जो डिडक्ट हुए हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को, इस पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 80,000 का रिफंड आ जाएगा, लेकिन वो फर्म को ड्यूरिंग द ईयर 17-18 रिसीव हो गया। यहाँ पर 80,000 के क्या हो गए? ये एबनॉर्मल इनकम है, बोलो। यस सर। यस सर। ये एबनॉर्मल इनकम है। इनकम टैक्स रिफंड तो इनकम ही होती है। और ये जो 2,30,000 है ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉसेस है। लॉस बाय फायर कोई नॉर्मल लॉस थोड़ी ना है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो सबसे पहले तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 एंड 17-18।
हमको इन 2 सालों के पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो मैं यहां लिख देता हूं 2,30,000 ये है यहां पर एबनॉर्मल लॉस, और यहां पर है 80,000 ये है एबनॉर्मल इनकम। ठीक है, अब आपके देखो 13-14 का तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सर क्वेश्चन चालू कैसे करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, लिखेंगे हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां पर तुम लिखोगे ईयर्स 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 एडजस्टेड प्रॉफिट के कॉलम में। फिर आप लिखोगे यहां पर तो 4 लाख रुपए एडजस्टेड प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पे तो हमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। नेक्स्ट ईयर में 5 लाख ही एडजस्टेड प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 15-16 में आपका 60,000 रुपीज का तो लॉस था, बोलो यस और नो? yes, और 2,30,000 के एबनॉर्मल लॉसेस हुए थे, जिनको हम वापस ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस लॉसेस नहीं है। तो प्लस करेंगे 2,30,000, तो जो लॉस है 60,000 का वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में कितने के? 1,70,000 के। बोलो यस और नो? yes, जैसे ही इस लॉस को इग्नोर करेंगे, 2,30,000 के लॉस को हम इग्नोर करेंगे, द फर्म विल बिकम इन प्रॉफिट। फर्म किस में आ जाएगी? प्रॉफिट में आ जाएगी इस ईयर में 15-16 में। तो 1,70,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर 16-17 में तो एडजस्टेड प्रॉफिट यही है 1,50,000, और 17-18 में आपका 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें 80,000 के एबनॉर्मल इनकम्स थी। तो एबनॉर्मल इनकम के जैसे ही इफेक्ट को रिमूव करेंगे, प्रॉफिट विल कम टू, बोलो 1,70,000। क्लियर? yes, ये 1,70,000 आप इसमें लिख दो। अब आप टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालो, तो 5 + 4 9 + 1 10 11 12 ये हो गया 13 40 13,90,000 ये आ गया आपके टोटल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। बोलो यहां तक समझ में आ गया? yes, ये हैं आपके टोटल प्रॉफिट्स, यहां पे इसको लिखोगे आप टोटल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप आपके सॉल्यूशन का, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट of the last 5 years, of the last 5 years divided by number of years, that is 5. Clear? अब लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स क्या हैं? 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। ये कैलकुलेट करोगे, $27,000 आता है। ये कितना आएगा आपका? 2,78,000। चेक कर लो, 5 2 10, 3 कैरी किया 39, 5 7 35, 4 कैरी किया 40 हो गया, 5 8 40 और 3 0, 2,78,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब निकालना है आपको गुडविल। तो आप देखो वैल्यू, अब लिखोगे आप वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं फॉर्मूला, या इसको हटा देता हूं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 2,78,000, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने दी थे क्वेश्चन में? 3 ईयर्स। यस और नो? यस सर। मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ गया आपके 000, 3 8
कैरी किया 2 3 7 जा 21 प्लस 2 23 3 2 कैरी किया 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 8,34,000 इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। यह आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल है। बोलो समझ में आया? Yes. कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई भी डाउट्स हो तो बोलो, चुप मत रहो यहां पर। सर ये 60,000 लॉस है क्या? कैसे पता चला कि लॉस है? बेटा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 लॉस है। मैंने थोड़ी नहीं बनाया, वो क्वेश्चन में गिवन है। दिखा क्या क्वेश्चन में? हाँ जी, नो सर, लॉस तो नहीं। क्वेश्चन में नहीं दिखा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। सब ब्रैकेट में होगा तो लॉस होगा। ब्रैकेट में लिखा होता तो माइनस ही होता है बेटा। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप लोग। अगर कोई फिगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव फिगर है। नेगेटिव मतलब लॉस है, सिंपल सी बात है। उसने ऊपर हेडिंग में लिख रखा है द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वर। जो पॉजिटिव लिखे हैं यानी विदाउट ब्रैकेट जो फिगर्स लिखे हैं वो प्रॉफिट्स हैं, और जो फिगर्स ब्रैकेट में लिखे हैं वो लॉस है। सिंपल सी बात, ठीक है? ओके सर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 4th। और जो जो इलिस्ट्रेशन होती जा रही हैं ये आपके होमवर्क में ऐड होती जाएंगी। फर्स्ट 2 इलिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड आज हमने की है, 4th हम करने जा रहे हैं। ये सारी इलिस्ट्रेशन आप लोगों को फेयरली करनी है और सॉल्यूशन देखे बिना, और फिर मैं आपको कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस भी दूंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 4th देखो, A and B are in partnership. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. अब ध्यान रखना, अब क्वेश्चंस लेंथी होते जाएंगे धीरे धीरे, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर उनको अंडरलाइन करना सीखो। जैसे 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, तो पार्टनर्स के नाम हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने होते हैं तो अंडरलाइन करो पार्टनर्स नेम्स को। उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मान लो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो PSR चाहिए हमें, तो अगर आपने अंडरलाइन कर रखा होगा ना तो वो चीज हाईलाइट होगी, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अदरवाइज मान लो हाफ पेज का क्वेश्चन है और PSR सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, आपने अंडरलाइन किया नहीं था, तो पूरा क्वेश्चन आप वापस पढ़ोगे ओनली टू फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ रही है? टाइम सेव कराने की बात कर रहा हूं मैं। जब आप बोलते हो ना आप लोग कि सर 3 years पेपर बहुत लेंथी था, 3 years में कंप्लीट नहीं हुआ, वो हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से नहीं होता। हमें इसलिए लेंथी लगता है क्योंकि हम उन मेथड्स को फॉलो नहीं करते जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है दे डिसाइडेड टू टेक C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1st of April 17। 1st of April 2017 को वो C को फर्म के अंदर एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल को वैल्यू करना है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80%, at 80% of the average annual profit, 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years whichever is higher। यानी previous 3 years के या फिर 4 years के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे। इनमें से जो भी हायर होगा, इनमें से जो भी हायर होगा, एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट्स एंड एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट्स, ये निकालेंगे हम। और इसके बाद इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 80% विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ आवर पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्लियर है क्या क्वेश्चन?
Yes, sir. आगे उसने लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14, 15, 16 एंड 17 98,000, 80,000, 76,000 and 1,20,000 respectively. Year ending 31st March 14, 15, 16 and 17. 14 का प्रॉफिट दे रखा है 98,000, 15 का दे रखा है 80,000, 16 का दे रखा है 76,000 और लास्ट ईयर 17 का दे रखा है 1,20,000. ये लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं. आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में गुडविल विल बी 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट 4 ईयर्स विच एवर इज हायर. उसके एवरेज का 80%. इनमें से जो भी हायर होगा. मुझे बताओ लास्ट 3 ईयर्स कौन से हैं? ये Yes, sir. हमारा लास्ट ईयर कौन सा था? 2017. ईयर एंडिंग 2017. हम 1 अप्रैल 17 पे खड़े हैं, ये ध्यान रखना. हमने सी को कब एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए? 1 अप्रैल 17. तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था? 16-17. उससे पहले 15-16. उससे पहले 14-15. तो लास्ट 3 ईयर्स तो ये हैं और लास्ट 4 ईयर्स ये. अगर अब किसी बच्चे ने लास्ट 3 ईयर्स बता दिए, सर मैंने तो 13, 14, 14, 15, 15, 16 ले लिया, तो अब तो बेटा ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. ये गलतियां नहीं कर सकते आप. अब लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज. इस क्वेश्चन में क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या? नेक्स्ट पेज पे देख लो. नहीं, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर. यानी यही हमारे क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं. हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी. ये प्रॉफिट्स करेक्ट हैं. इन ईयर्स में ना तो कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हुए, ना ही कोई एबनॉर्मल लॉसेज हुए हैं और ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस या लॉसेस थे. तो इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना है. लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स, उसका एवरेज निकालते हैं. तो प्रॉफिट्स है लास्ट ईयर्स के 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3. और यहां पर आएगा 1,20,000 प्लस 76 प्लस 80 प्लस 98 एंड डिवाइडेड बाय 4. समझ में आई बात? टोटल लगाओ. 120 प्लस 80 2,76,000 डिवाइडेड बाय 3 और 276 इनका टोटल है. उसमें 90-80 तो और ऐड ऑन करना है. तो 276 प्लस 1 लाख अगर मैं कर लूं तो 376 माइनस 2 यानी ये आ जाएगा 3,74,000 टोटल डिवाइडेड बाय 4. बोलो यहां तक क्लियर है? अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 3 से कट करोगे 92,000 आएगा और यहां पर इसको 4 से कट करोगे तो 4 9 36 1 4 दिया 12 2 4 93,500 आएगा. हायर कौन सा है? दिस वन. 4 years. एवरेज ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट इज हायर देन द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट्स. तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को लेंगे. यहां पर फिर हम करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट 93,500 इंटू 80% इंटू 80%. इसी का तो 80% ही तो लेने के लिए बोला था उसने. तो 0 से 0 कट किया, 0 से 0 कट किया, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी आपकी 800. 8 5 40, 0 4 कैरी किया, 8 3 24 प्लस 4 28, 8 2 कैरी किया, 8 9 72 प्लस 2 74. ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल 74,800. बोलो क्लियर है क्या? यस सर. Yes. कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. कुछ भी नहीं करना. आपको जितने ईयर्स के प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स दी हुई है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस,
ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेटिंग द एडजस्टेड प्रॉफिट्स उसके बाद आप एवरेज निकालो। एवरेज करने के लिए जो आपको गिवन प्रॉफिट्स हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स उनको ऐड ऑन करने के बाद डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 5, 10 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं तो डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगा आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को फिर क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है। चुप क्यों बैठे हो? सर आ गया। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अब नो सर। जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं इस बुक की एक खासियत है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस बुक के बैक साइड में चैप्टर के एंड में अनसोल्ड क्वेश्चंस गिवन है ना। यस सर। अनसोल्ड क्वेश्चन सेम सीरीज में चल रहे हैं। जिस सीरीज में आप इलिस्ट्रेशंस कर रहे हो ना उसी सीरीज में अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, सेकंड क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का हमने किया था। इलिस्ट्रेशन नंबर 3rd एंड 4th हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का किया जहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड यूटिलाइज हो रहा था। तो अब आप हाथ की हाथ सेम एट द सेम टाइम इन क्वेश्चंस को तो करो, साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए अनसोल्ड क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करो। अनसोल्ड क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और वो इसी सीरीज में चल रहे होंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और इलिस्ट्रेशन नंबर 3rd, 4th एंड 5th ये आपको मिलेंगे गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। अनसोल्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से क्वेरीज करो, आज से करना चालू कर देना अनसोल्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 5th, ए एंड बी आर पार्टनर्स। पेंसिल ले लो हाथ में या पेन ले लो और बुक आपके पास है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। ये हैबिट अगर डेवलप कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में तुम 5 से 10 मिनट सेव करोगे अपने लास्ट के अंदर, और 5-10 मिनट बहुत बड़ी बात होती है सेव करना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे क्वेश्चन में जब फिक्स कैपिटल आती थी तो ट्रीटमेंट किससे होते थे, सारे करंट अकाउंट्स के थ्रू। यस सर। तो अगर फिक्स कैपिटल के ऊपर, मैं फिक्स कैपिटल को ये भी नहीं कहता कि उसको अंडरलाइन करो, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन में जहां आपको फिक्स कैपिटल दिख जाए ना सर्कल बना दो, उसके ऊपर सर्कल बना दो। वो सर्कल हाईलाइट होगा बहुत अच्छे से, और वो सर्कल आपको जैसे ही आप फिक्स कैपिटल पढ़ोगे क्वेश्चन वापस क्वेश्चन की तरफ देखोगे, आपकी नजर जाएगी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एग्जाम देते हुए क्वेश्चन की तरफ नजर बार बार जाती ही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वहीं से निकालनी है, आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जैसे ही फिक्स कैपिटल को देखोगे अगेन आपको ये याद आएगा कि हाँ मुझे सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ करनी है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। नहीं तो जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स के हम क्वेश्चन करते थे, जब वहां पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती थी और क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन होती थी, तो मैंने आपको बार बार याद दिला रहा था कि बेटा करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दोगे तो टेबल के ही नंबर मिलेंगे, एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे। फिर बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं आप लोगों को? यस सर। तो ये चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5th। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They agree to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 4 years, which were as follows. Last 4 years के profits का average करके और फिर multiply करना है by the number of years of purchase, जो कि given है क्वेश्चन में 2 years. Clear? यस। यस सर। लास्ट 4 इयर्स के में प्रॉफिट्स या लॉसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस देने का तरीका डिफरेंट है। मुस्कान तुम कह रही थी कि सर अगर लॉस होगा, मैंने बताया था कि लॉस होगा तो ब्रैकेट में लिखेगा वो 70,000। सर यहाँ तो ब्रैकेट में नहीं लिखा, लेकिन 70,000 के सामने उसने ब्रैकेट में लॉस भी तो लिखा है। यस सर। तो ये प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम फेमिलियर होगे कि किस किस तरीके से वो क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑन 1st of April 16, पहले तो मुझे बताओ
कौन से ईयर में आएगा 1 अप्रैल 16? ईयर एंडिंग 14, 15, 16 या 17? कौन से ईयर से बिलोंग कर रही है डेट? 1617। 1617। 1617 बेटा, 1617 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 16 को और एंड होगा 31 मार्च 17 को। यहां पर एंड होगा ये। मुझे बताओ इस ईयर के अंदर आपको कहीं 1 जनवरी 16 मिल रही है क्या? कहीं मिल रही है क्या? नो सर। लेकिन सर ये क्वेश्चन में तो 1 अप्रैल दे रखा है, तो फिर इसी ईयर में आएगा। ध्यान रखना, अप्रैल की जगह वो जनवरी भी कर सकता था और यहीं पे हम मात खाते हैं। हालांकि उसने क्वेश्चन में 1 अप्रैल ही दे रखा है, लेकिन अगर ये जनवरी होता तो फिर ये इस ईयर में नहीं आता, ये 15-16 में चला जाता। अभी तो 1 अप्रैल 16 ही दे रखा है, वो इसी ईयर को बिलोंग करेगा। आंसर सही है कुछ का, मैं ये नहीं कह रहा तुमने गलत आंसर किया है, लेकिन आप लोगों की हैबिट क्या होती है, आप लोग या तो ईयर देखते हो या डेट देखते हो, आप लोग मंथ कभी नहीं देखते, बहुत कम देखते हो। ध्यान रखना, आपको तीनों चीजें देखनी है, डेट भी देखनी है आपको, मंथ भी देखना है आपको और ईयर भी देखना है आपको। तो 1 अप्रैल 16 को एक मोटर बाइक परचेज की थी 50,000 रुपीज की, ये इसी ईयर से बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका कुछ का। 50,000 रुपीज की मोटर बाइक परचेज की थी एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मुझे बताओ, क्या मोटर बाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट करनी चाहिए थी या व्हीकल अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था? सर व्हीकल अकाउंट में। मोटर बाइक तो फिक्स असेट है, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू ट्रीट कर लिया। यस और नो? यस। आगे बढ़ो क्वेश्चन को। डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब मुझे बताओ, अगर उसने मोटर बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डेबिट कर लिया तो क्या उसने डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नो सर। आंसर इज नो। अरे जब उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ही ट्रीट कर लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी ना चार्ज किया होगा फिर उसने। अब हम इस चीज को जब ठीक करेंगे, इस चीज को जब हम करेक्ट करेंगे, लास्ट ईयर का हम प्रॉफिट जब एडजस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो आपने ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, उसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे ही इग्नोर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने 50,000 डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको जैसे ही इग्नोर किया जाएगा, आपके उस साल के प्रॉफिट 50,000 रुपीज से इंक्रीज करेंगे। हाँ या ना? यस। 50,000 रुपए से प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जैसे ही अब आपकी मोटर बाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ चुकी है, अब मोटर बाइक के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो 50,000 का 20% 10,000 रुपीज। यस। 10,000 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब आप 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो 50,000 से तो प्रॉफिट्स अप होंगे लास्ट ईयर के 16-17 के, और फिर 10,000 से डाउन भी होंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। क्लियर? यस। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन इलिस्ट्रेशन नंबर 5, 5 मिनट से हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का 50,000, सेकेंड ईयर का 1,20,000, थर्ड ईयर का 1,80,000। इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। और ये सब प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट 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 लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में। लास्ट ईयर में यहां पर लॉस है कितने का, 70,000 रुपीज का, तो -70,000 प्लस 50,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को मैंने वापस एड बैक कर दिया, प्लस 50,000, और फिर मोटर बाइक पे डेप्रिसिएशन लगाया 10,000। तो अब मुझे बताओ, फोर्थ ईयर के अंदर हमारा एक्चुअल लॉस कितना होगा? 70 + 10, 80,000 - 50,000, यानी 30,000 रुपीज का हमारे पास लॉस है लास्ट ईयर में। बोलो, बात समझ में आई सब बच्चों को? यस। सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? आप हेडिंग दोगे कि बेटा हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हैं, या तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, या फिर अभी थोड़ा स्पीडी वे में करा दूं मैं। बोलो नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे? 3 मिनट बचे हैं, कर लो ना। सबसे पहले आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ, जब क्वेश्चन पढ़ ही लिया बेटा तो कर लो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
आपके ईयर दे रखे हैं, एक बना लो ईयर, फिर लिखो प्रॉफिट्स या लॉसेस, और फिर यहां पे लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉसेस। ईयर आपके यहाँ पे ईयर लिख लेना 2013, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17। फिर आपने लिख लिया यहाँ पर प्रॉफिट्स 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और ये आपका था 70,000 लॉस, ब्रैकेट में लिख दिया। एडजस्टेड प्रॉफिट इस साल में तो कोई चेंज नहीं होगा, 50,000 विल रिमेन द सेम, 1,20,000 विल रिमेन द सेम, 1,80,000 विल रिमेन द सेम। अब एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे कितने होंगे, -70,000 प्लस 50,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को इग्नोर करते ही आपके लॉसेस कम होंगे, -70 लॉस था प्लस 50 करेंगे तो -20,000 रह जाएगा लॉस, और फिर जैसे ही 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ये लॉस कितना रह जाएगा, -30,000 रुपीज का। बोलो क्लियर। अब टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट कितना, 180 प्लस 120, 3 लाख, 3 लाख प्लस 50, 350 माइनस 30, 3,20,000 आपके टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन थे, तो ये आ जाएगा आपका 80,000। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। अब निकालिए गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज 80,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 2 ईयर्स था ना, अंडरलाइन किया होगा आपने क्वेश्चन में, नहीं तो फिर उसको ढूंढने के लिए अगेन क्वेश्चन पढ़ोगे। सर वो वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, देखो सर यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, तो बेटा इसके सामने न्यूमेरिकली आप लिख सकते हो 2, इसके सामने आप न्यूमेरिकली 2 लिख सकते हो। ये 2 फिर आपको दिखेगा, अच्छा ये 2 ईयर्स ऑफ परचेज है, यहाँ पे आपने इसको अंडरलाइन करके न्यूमेरिकली लिख लिया 2, तो वो हाईलाइट हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। बात आ रही है समझ में, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? यस। तो गुडविल कितनी आ गई, 1,60,000। बोलो मैच कर रहा है सॉल्यूशन से? यस। तो ये 3 इलस्ट्रेशन मैंने कराई हैं आपको आज, 3rd, 4th एंड 5th, और अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस पे कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में पहले क्वेश्चन अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो रेज कर लेना, और फिर कल हम आगे पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले वो सिखाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड भी स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों? ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय। नाइस डे सर।